हेलो बच्चों, आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी पर जो उनकी आज़ाद हिंद फौज थी उसके ऊपर आज लेक्चर करेंगे। बच्चों, बहुत बड़ा रोल है सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो पहले तो हम लोग उनका थोड़ा सा देखेंगे प्रीवियस उसमें क्या बोस की क्या स्थिति थी, और फिर उन्होंने आईएनए ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ किया और आईएनए के थ्रू इंडिया को किस तरह से सर्व किया, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। सो वी जस्ट स्टार्ट इट, हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए and INA was organized in 1941, but when Subhash Chandra Bose joined that, then it came in light and became very popular. 1941 में ये बन चुकी थी, और कैसे बनी थी उसका डिटेल हम आपको आगे देंगे। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने इसको ज्वाइन किया तब ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। रास बिहारी बोस ऑर्गेनाइज्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन Japan, and then in 11th December 1941 he organized and established Indian National Army under General Mohan Singh. तो सबसे पहले तो रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, भारतीय स्वतंत्रता लीग, और उसके बाद दिसंबर 11 1941 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की जो आज़ाद हिंद फौज जिसको हम कहते हैं उसका निर्माण किया, और उसमें जनरल मोहन सिंह को पूरी लाइबिलिटीज़ उनके अंडर में कर दी। इन द अदर हैंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1938। अब हम लोग इस थोड़ा सा पीछे जाके बोस की स्थिति को देखते हैं। यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या चल रही थी। ही वॉज अ वेरी इम्प्रेसिव लीडर एंड वेरी जिसको कहते हैं कि एक ही वॉज अ गुड स्पोक्स पर्सन, और यही सब कुछ बातें ऐसी थी। एंड ही वॉज एक्चुअली द फॉलोअर ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल्सो। उनका ये कहना था कि केवल बातें करने से नहीं होगा, वी शुड आस्क समथिंग मोर, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब 39 से हमारा शुरू हुआ। But in 1938, when he became the president, under his presidentship, Congress worked on the economic policies, but Gandhi ji was against to Bose. जब उन्होंने आर्थिक नीतियों को कांग्रेस का आधार बनाया, उन्होंने कहा कि केवल बातें और जो अपने आंदोलन है ये तो ठीक है ही अपनी जगह, लेकिन हमें कुछ आर्थिक नीतियाँ बनानी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू उनका समर्थन कर रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही आर्थिक नीति के लिए उन्होंने एक संगठन भी बनाया था। When S.C. Bose again became the president of Congress, then due to the pressure of Gandhi he gave his resignation from the Congress. दोबारा उनकी लोकप्रियता के कारण जब वो फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए तो गांधी जी ने उनको इस बात के लिए कंपेल किया, दबाव बनाया कि वो रिज़ाइन कर दें। एंड फाइनली ही रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस ऑल्सो। ही ऑर्गेनाइज्ड फॉरवर्ड ब्लॉक विद द सपोर्ट ऑफ कम्युनिस्ट। उन्होंने कम्युनिस्ट लोगों का सहारा लिया, क्योंकि मैंने कहा कि वो आर्थिक नीतियों पर बल देते थे। उनका ये कहना था कि अगर आर्थिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो भारत के शेष डेवलपमेंट जो है वो किसी काम का नहीं है। सो कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। एंड इन 1943 S.C. Bose joined INA and had taken the full responsibility of INA. और 1943 में उन्होंने फिर, जब युद्ध बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया था और शुरू के वर्षों में बहुत तेज़ी से हिटलर और मुसोलिनी की सेना जो थी 39 से 43 तक लगातार विक्ट्रीज, मेजर विक्ट्रीज उन्होंने ही उठाई थी। कंडीशंस और वो सारी चीज़ें, वो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही थी कि भारत भी स्वतंत्र हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी के मन में ये आया, इसलिए उन्होंने रास बिहारी बोस से बातचीत करी और 1943 में जाकर के आईएनए को ज्वाइन किया। इसके बाद सिंगापुर became the center of the temporary Indian free government and सुभाष चंद्र बोस given the दिल्ली चलो स्लोगन। देखिए, सिंगापुर को सेंटर बनाया गया, एक केंद्र बनाया गया, और एक अस्थाई सरकार, भारत अस्थाई स्वतंत्र सरकार की भी घोषणा कर दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दे दिया। मतलब ही मीन टू से कि हमको अब ये सशस्त्र सेना के साथ दिल्ली की तरफ मूव करना है। एंड जापान वॉज ऑल्सो supporting him. All the Axis countries of Second World War supported this, and Rangoon, Burma and Singapore became the center of the government. जितने भी एक्सिस कंट्रीज़ थी, यानी कि जिसे धुरी राष्ट्र कहे जाते हैं, जिसमें हिटलर, मुसोलिनी और जापान था, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उनकी इस अस्थायी सरकार को। और फिर उन्होंने
रंगून जो कि बर्मा में था और सिंगापुर, इन दोनों को ही भारत अस्थायी भारतीय सरकार का केंद्र बना दिया। दिस टेम्परेरी गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट टू फ्रेंड कंट्रीज, इसने घोषणा कर दी और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जहाँ भी संभव हो जो था वो वॉर चालू कर दी। और मेन उद्देश्य तो भारत था ही, क्योंकि वो भी मित्र राष्ट्रों के ही पास था। ऑन 8 जुलाई 1945 सुभाष चंद्र बोस INA was declared by Bose on radio. First time on 8th of July 1945 सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पे डिक्लेयर किया कि वो INA इंडियन नेशनल आर्मी बना चुके हैं। बाय अभी तक जो गुप्त चल रहा था सब ओपन किया उन्होंने, और वो अब भारत की ओर बढ़ेंगे। दिस बूस्ट द एनर्जी ऑफ द इंडियंस, मैनी इंडियंस ऑफ सिंगापुर ज्वाइन द INA, और इसने बहुत तेज़ी से वो बढ़ा दी लोगों के मन में उत्साह, और जो लोग भी सिंगापुर में भारतीय सैनिक थे उन लोगों ने INA को ज्वाइन कर लिया। दे स्टार्टेड कैप्चरिंग इंडियन रीजन लाइक अंडमान निकोबार एंड कैप्चर्ड दिस एरिया, कुछ हिस्से भी उन्होंने अपनी सेना के सहयोग से जीतने शुरू किए, जिसमें से एक अंडमान निकोबार है। देन ही मार्च टूवर्ड्स बर्मा एंड कैप्चर्ड सम एरिया, बर्मा के कुछ एरियाज कैप्चर कर लिए। ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड आफ्टर न्यू चेंजर, शुरू में तो ब्रिटिश आर्मी ने इनको बहुत सीरियसली लिया नहीं, तो वो जीतते चले गए, लेकिन फिर उनको ऐसा लगा कि ये गलती हो रही है, तो वो ब्रिटिश आर्मी ने जो था वो कुछ परिवर्तन करके एक जगह फिर इनको हरा भी दिया। अगेन INA रीच्ड इन मणिपुर इन कोहिमा एंड रीच्ड नियर इम्फाल, मणिपुर में कोहिमा के पास और इम्फाल के पास ये लोग जीत करके पहुंच गए। In 1945 British Army reached at Rangoon and Subhash Chandra leave the Rangoon and went back to the Bangkok। 1945 में जब बहुत बड़ी सेना ब्रिटिश की आ गई तो उन्होंने रंगून पे, चूँकि मैंने बताया आपको अस्थायी सरकार के लिए 2 सेंटर जो बनाए थे, एक रंगून भी था, तो एट दैट टाइम ही उन्होंने उस सब चीज़ को क्विट किया, वहीं पर छोड़ा और वहाँ से बैंकॉक के लिए निकल गए, क्योंकि ये ज़रूरी था अपने आप को सेव करना, क्योंकि अभी स्थिति ये थी कि 1945 है लेकिन युद्ध still was going on. On May 1945 Germany and Italy were defeated by the friend countries but war was still continued in East। 1945 मई में जर्मनी और इटली ने तो घुटने टेक दिए और वो हार गए मित्र राष्ट्रों से, लेकिन ईस्ट में यानी कि इधर की तरफ अपने भारत के पास में ये युद्ध चल रहा था, विच वॉज लेड बाय द जापान। Again, America put the atom bomb on the Hiroshima and Nagasaki. So, in 15th August 1945, Japan also surrendered. 15 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में बमबारी करने के कारण अमेरिका द्वारा जापान भी जो था वो सरेंडर हो जाता है। नाउ इन दिस सिचुएशन सुभाष चंद्र बोस मूव्ड बाय अ प्लेन बट इट वाज क्रैश्ड and some soldiers of INA were arrested, although it was mystery about the death of Bose। कुछ लोग कहते हैं प्लेन क्रैश में वो मर गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो कहीं छुप गए। वी डोंट नो अबाउट दिस मिस्ट्री, बट यस INA के बहुत सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑल्दो दीज सोल्जर्स वर सपोर्टेड बाय द इंडियंस, भारतीय लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। वो जेल में थे, उसके बाद भी JL नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, Bhulabhai Desai, they are the advocates who fought for the these soldiers। INA के इन सोल्जर्स के लिए इन लोगों ने फ्री वकालत करी उनको बाहर निकालने के लिए। Although the INA and the Subhash Chandra Bose this trial was not successful, but still the role of Subhash Chandra Bose and INA was is unforgettable। यद्यपि ये जो काम था ये जो था वो पूर्ण नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद भी INA और सुभाष चंद्र बोस के इस देन को, इस योगदान को हम नहीं भुला सकते। बच्चों, दिस इज सफिशिएंट फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।